नमस्कार, मैं धर्मेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं प्लेसेस इन न्यूज। आज की इस कड़ी में आप देखेंगे नवंबर 2025 में वे स्थान जो चर्चा में रहे थे। चलिए देखते हैं कौन कौन से स्थानों को आज की इस कड़ी में शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे अंगोला के विषय में। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ की आधिकारिक यात्रा करती हैं। दूसरा स्थान है इथियोपिया। इथियोपिया को वर्ष 2027 में होने वाले कोप 32 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 32 सम्मेलन की मेजबानी का जिम्मेदारी मिली है। बोत्सवाना बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीते दान करने वाला है। सऊदी अरब तेलंगाना के 45 तीर्थयात्री यहां पर एक बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। ब्राजील ब्राजील ने कोप 30 के दौरान अपनी जलवायु कार्रवाई के तहत अमेजोन क्षेत्र सहित 10 नए मूल क्षेत्रों का निर्माण किया है या मूलवासी क्षेत्रों का निर्माण किया है। निगालू रीफ अब तक दर्ज की गई सबसे लंबी और सबसे तीव्र समुद्री हीट वेव, यानी समुद्र के अंदर जो तापमान बढ़ा हुआ होता है वो। तो ये है आज की हमारी इस श्रृंखला के अंदर चर्चा के स्थान। एक एक करके इन स्थानों के विषय में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वो स्थान कहां पर हैं और हमारे लिए उनके आसपास के कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, कौन सी ऐसी जानकारियां हो सकती हैं जो काम की हो, हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। अंगोला, जैसा कि हमने बात की कि भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ की आधिकारिक यात्रा करती हैं। अंगोला जो देश है वो अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है। दक्षिणी भाग में एक तरीके से हम कहते हैं अटलांटिक महासागर के तट पर यह देश है। भारत चाहता है कि अफ्रीकी देशों के जो संगठन हैं उनके साथ हमारी स्थिति मजबूत हो, हमारे संबंध सुदृढ़ हो, क्योंकि चीन वहां बहुत अच्छे संबंध बना चुका है और हमारा एशिया के अंदर अगर एक जबरदस्त प्रतिद्वंदी देश देखा जाए तो वह चीन है और चीन के साथ हमें प्रतियोगिता महासागर में भी करनी है, स्थल पे भी करनी है और दूसरे महाद्वीपों में भी करनी है। तो उसी श्रृंखला में इसको देखा जा रहा है। अगर हम अंगोला की बात करें तो अंगोला देश कुछ इस स्थिति में है अफ्रीका में। अंगोला अटलांटिक महासागर के तटवर्ती देशों में सम्मिलित है। अंगोला की उत्तरी अगर भाग को देखें तो विषुवतीय जलवायु के अंतर्गत आता है, क्योंकि यहां से विषुवत रेखा गुजरती है और यहां पर विषुवतीय वर्षा वन है। लेकिन दक्षिणी भागों में अगर हम अंगोला में देखें तो फिर यहां पर पठार भी है और साथ ही साथ मरुस्थल का क्षेत्र भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक बेंगुला ठंडी महासागरीय धारा प्रवाहित होती है और जिन समुद्र तटों के निकट शीतल महासागरीय धाराएं प्रवाहित होती हैं वहां वाष्पीकरण बाधित होने के कारण वर्षा नहीं हो पाती और मरुस्थलों का विकास हो जाता है। तो दक्षिणी भाग यहां पर थोड़ा सा मरुस्थली भी है। अगर हम अंगोला के विषय में और अधिक गहराई से देखें तो अंगोला देश के कुछ पड़ोसी देशों को देखा जा सकता है, जहां पे नामीबिया का नेबरिंग कंट्री है, जाम्बिया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो इसके पड़ोसी देशों में सम्मिलित है। अंगोला के बीचों बीच में एक पठारी क्षेत्र है जिसे कहते हैं बाई प्लेट्यू। आप यहां देख सकते हैं इसका नाम बाई प्लेट्यू। यह जो बाई पठार है, यह पठार एक तरीके से हम कह सकते हैं कि खनिजों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और खनिजों में भी यहां पर हीरा प्राप्त होता है और हीरे के उत्पादन के विषय में यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश माना जा सकता है। अगर हम मूल्य के विषय में बात करें तो सबसे पहले स्थान पर रूस है पूरे विश्व में। अगर हीरे की सबसे अधिक उत्पादन की बात करें, दूसरे स्थान पर बोत्सवाना जो यही दक्षिण अफ्रीका के पास में है, तीसरा कनाडा है और चौथे नंबर पर आता है अंगोला। तो अगर हम केवल उत्पादन के मामले में बात करें तो ये तीसरे स्थान पर और वैसे विश्व भर में चौथे स्थान पर आता है अगर हम उत्पादन की बात करें तो। इसके बाद अगर हम यहां से एक प्रश्न लेना चाहें तो अंगोला के विषय में एक प्रश्न ले सकते हैं और आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए। देखिए, अंगोला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका तट अटलांटिक महासागर के साथ स्थित है। आपको बताना है कि अगर यह अटलांटिक सागर के तट पर है या नहीं है। इसके तटीय जलवायु पर बेंगुला धारा यानी जो शीतल महासागरीय धारा है क्या उसका प्रभाव है।
और यह पूरी तरीके से सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप को कि कहां पर सहारा मरुस्थल है और क्या अंगोला देश सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अगला स्थान देखते हैं, इथियोपिया। इथियोपिया को वर्ष 2027 में होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो जलवायु शिखर सम्मेलन होता है विश्व भर के देशों का, उसकी मेजबानी के लिए चुना गया है। अफ्रीकी देशों का महत्व बढ़ता चला जा रहा है अगर हम जलवायु सम्मेलनों की बात करें तो। यहां पर इथियोपिया ने अफ्रीकी देशों में नाइजीरिया की दावेदारी, नाइजीरिया ने भी इसके लिए एक दावेदारी की थी कि यह शिखर सम्मेलन COP 32 उनके यहां हो, लेकिन इथियोपिया उसमें जीत गया और आगे निकल गया। अब इथियोपिया शिखर सम्मेलन जो एजेंडा और परिणामों को प्रभावित करने वाला होने वाला है, महत्वपूर्ण अवसर है अगर अफ्रीका की बढ़ती हुई भूमिका को देखें तो। क्योंकि अफ्रीकी देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा अग्रणी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति को लेकर देखें तो वो अन्य देशों की तुलना में या विश्व के अन्य महाद्वीपों से तुलना करें तो अच्छा खासा वहां पर प्राकृतिक वनस्पति है, जनसंख्या कम है, तो प्रकृति को क्षति कम पहुंचा रहे हैं और प्रकृति को लाभ अधिक पहुंचा रहे हैं। तो अन्य महाद्वीपों और देशों से तुलना करें तो ये देश इस बात का पुरजोर एक प्रकार से पक्ष रख सकते हैं अपना कि भाई हम प्रकृति को संरक्षित करते हैं, बचाते हैं और अन्य देश क्षति पहुंचाते हैं तो हमें उसका लाभ मिलना चाहिए। तो इस प्रकार की कुछ चर्चा इस सम्मेलन में होने की संभावना है। थोड़ा सा इथियोपिया के बारे में देखते हैं, इथियोपिया कहां है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य यहां से हम निकाल सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे COP 32 से पहले के सम्मेलनों के विषय में भी। देखिए इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देशों में से सबसे बड़ा देश है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका का अर्थ है अफ्रीका का एक सींग जैसा आकृति होना, ऐसे यहां पर एक ऐसा बनता है जैसे सींग बना हुआ है। तो इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आते हैं, सोमालिया है, इथियोपिया है, जिबूती है और इरिट्रिया। इन 4 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका में माना जाता है। इनमें से केवल इथियोपिया ही एकमात्र लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी स्थलरुद्ध देश है। बाकी जिबूती, इरिट्रिया और सोमालिया के महासागरीय तट हैं। इथियोपिया की बात करें तो इथियोपिया में 2-3 जगह हैं जो महत्वपूर्ण है जिनको हम याद रख सकते हैं। एक यहां पर इथियोपियन हाईलैंड यानी इथियोपियाई उच्च भूमि, यही इथियोपियाई उच्च भूमि का सबसे ऊंचा जो चोटी है वो है रास दशेन। रास दशेन यहां की सबसे ऊंची चोटी है इथियोपियन हाईलैंड की। इसी इथियोपियाई उच्च भूमि में लेक टाना यानी टाना झील है, जहां से ब्लू नाइल यानी नीली नील निकलती है, जो श्वेत नील यानी जो मुख्य नील नदी है उसकी मुख्य सहायक नदी है। तो मुख्य नील नदी की मुख्य सहायक नदी है नीली नील। इसका उद्गम इसी इथियोपियाई उच्च भूमि में टाना झील से होता है। ठीक है, तो इथियोपिया के विषय में ये 2-3 चीजें हम याद रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम COP 32 से पहले की बात करें तो COP 28 जो कि 2023 में दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, इसमें जो मुख्य उपलब्धि थी वो थी UAE आम सहमति यानी यूनाइटेड अरब अमीरात कॉन्सेंसस के लिए जाना जाता है। ये इस आम सहमति में दुनिया भर में पहली बार यह स्वीकृति हुई, मान्यता हुई, सभी देशों ने एक साथ माना कि हमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाना पड़ेगा। कोयला और पेट्रोलियम इस पर्यावरण को और भविष्य की पीढ़ियों को क्षति पहुंचाएंगे, इसलिए हमें इस प्रकार के जीवाश्म ईंधन को दूर करना होगा। COP 29 जो कि नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान देश में हुई, इस COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी वित्त कोप, यानी एक प्रकार से इसके अंतर्गत विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त यानी जो क्लाइमेट फाइनेंस है उसके नए वित्त पोषण लक्ष्य को यानी $300 बिलियन को निर्धारित किया गया। यानी जो विकासशील देश हैं उनके अंदर जलवायु परिवर्तन का ज्यादा प्रभाव ना हो, उनको तकनीकी प्रदान की जाए। इसके लिए जो विकसित देश हैं वे देश $300 बिलियन का एक जलवायु फंड बनाएंगे, यानी जलवायु फंड का विस्तार किया गया। इसलिए इस COP 29 जो नवंबर 2024 बाकू अजरबैजान में हुआ उसको वित्त कोप यानी फाइनेंस कोप के नाम से भी जाना जाता है। COP 30 जो नवंबर 2025 में बेलम
जो कि ब्राजील के अंदर एक शहर है, जिसे अमेजन वर्षा वन का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, बेलेम को। तो इस बेलेम के अंदर हुआ कोप 30 नवंबर 2025 में। देखिए, इससे बिल्कुल 10 वर्ष पहले 2015 के अंदर पेरिस कोप सम्मेलन हुआ था। तो यह पेरिस समझौते के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था, बेलेम वाला कोप 30 जलवायु सम्मेलन। इस सम्मेलन को नेचर कोप कहा गया, क्योंकि प्रकृति के लिए यहां पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फंड यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के लिए हमेशा के लिए एक कोष का निर्माण किया गया। और उस कोष बनाने के लिए पूरे विश्व ने समर्थन किया, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं वो पूरे वर्ष भर हरे रहते हैं, ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, तो पृथ्वी के लंग्स कहलाते हैं, यानी फेफड़े पृथ्वी के। तो इस प्रकार उनका संरक्षण बहुत आवश्यक है अगर पूरे विश्व भर को जीवन चाहिए, जीवित रहना चाहते हैं तो। कोप 31 यानी जो कोप 31 अभी 2026 में नवंबर में होने वाला है, वो ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीपों की, प्रशांत महासागर में कुछ द्वीपी देश हैं, उनकी संयुक्त सहमति के अंतर्गत होगा, यानी मेजबानी में होगा। और पहली बार प्रशांत द्वीप राष्ट्रों की भागीदारी इसमें मुख्य बात है, क्योंकि इससे पहले किसी भी कोप सम्मेलन में प्रशांत महासागर के जो द्वीप हैं, जो काफी संवेदनशील रहते हैं, उन द्वीपों के विषय में ना तो चर्चा हुई और ना उनको कभी कोप सम्मेलनों की मेजबानी के लिए अंतर्गत रखा गया। अब वे द्वीप अपनी समस्या को सामने रख सकते हैं, क्योंकि देखिए, छोटे छोटे द्वीप जो महासागर के बीच में होते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्याएं ये होती हैं कि जलवायु परिवर्तन के समय अगर वैश्विक तापन होता है और ग्लेशियर पिघलते हैं, एंटार्क्टिका, ग्रीनलैंड, अलास्का या फिर और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों के जो ग्लेशियर्स हैं, हिमनद हैं, अगर वो मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं और उनका जल महासागर में पहुंचता है, तो महासागर जल स्तर में वृद्धि होगी और वे द्वीप इससे संकटग्रस्त हो सकते हैं, डूब सकते हैं। तो इस बात को वो अपनी ओर से उठा सकते हैं। तो चलिए, इथियोपिया के को लेकर भी आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इथियोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र में स्थित है, आपको बताना है। ब्लू नाइल नदी का उद्गम इथियोपिया से होता है, सही कथन बताने हैं। इसका लाल सागर तट प्रत्यक्ष यानी लाल सागर तक प्रत्यक्ष पहुंच है। तो बताना है आपको कौन कौन से कथन इनमें से ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोत्सवाना के विषय में बात करते हैं। बोत्सवाना प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीते दान कर रहा है, जो वन्य जीव संरक्षण सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बोत्सवाना हमें 8 चीते दे रहा है। इन चीतों को क्वारंटीन यानी एकांत में रखा जाएगा, ताकि वे यहाँ की जलवायु, यहाँ की परिस्थिति के साथ वो अपने आप को जोड़ सकें और अपने आप को जितना परिवर्तन कर सकें, करना चाहते हैं वो कर सकें। यह समझौता भारत और बोत्सवाना के बीच साझा पर्यावरण लक्ष्यों को दर्शाता है कि आप के यहाँ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए हम सहयोग कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए, वन्य जीव को बढ़ावा देने के लिए आप हमारा सहयोग कर रहे हैं। भारत में प्रोजेक्ट चीता विश्व की पहली ऐसी परियोजना है जिसके अंतर्गत एक महाद्वीप में किसी जीव की कमी को दूसरे महाद्वीप से जीवों को लाकर पूरा किया जा रहा है। ऐसी कोई भी परियोजना विश्व में कहीं पर भी नहीं चलाई जा रही। इसकी शुरुआत 17 सितंबर 2022 को हुई थी, जब पहली बार कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में है, वहां पहली बार चीतों को लाकर, जो पहली बार नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, वो इस कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रखे गए। भारत में 1952 के बाद चीतों को पूरी तरीके से विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 1952 के बाद में भारत में किसी प्रकार का कोई चीता नहीं देखा गया। एशियाई चीता बिल्कुल भी भारत में नहीं था, लेकिन अब अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं। अब इन चीतों को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही क्यों रखा जा रहा है? क्योंकि कूनो राष्ट्रीय उद्यान घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करता है। जैसे सवाना घास के मैदान है अफ्रीका के अंदर, वैसे ही घास के मैदान चाहिए चीतों को, क्योंकि चीता विश्व का सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला पशु है,
जंतु है और वो अपना शिकार खुले मैदानों में करता है और बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो घने जंगलों में चीता नहीं रह सकता, तो वे राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य चीतों के लिए चुने जाते हैं जो घास के मैदान को समर्थन करते हैं। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान उसी प्रकार का एक घास का मैदान वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो चीतों का आगमन, पहला चरण जो भारत के अंदर पहली बार चीते आए थे, 8 चीते, वो लाए गए थे नामीबिया से। नामीबिया भी वहीं आप कह सकते हैं कि बोत्सवाना के पास में ही पश्चिम की ओर अटलांटिक महासागर के तट पे दक्षिण अफ्रीका का पड़ोसी है। अभी दिखाता हूं आपको। द्वितीय चरण जो था वो दक्षिण अफ्रीका से हम 12 चीते लेके आए थे। और जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है उसका चयन क्यों किया गया वो मैं आपको बता चुका हूं। कूनो राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति क्या है, किसी परीक्षा के लिहाज से अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। कूनो राष्ट्रीय उद्यान ये जो मध्य प्रदेश का भाग है, उत्तर पश्चिमी भाग जो राजस्थान के साथ साथ है, चंबल नदी यहां से प्रवाहित होती है। चंबल नदी के पूर्वी भाग में कूनो राष्ट्रीय उद्यान है। यहां बहुत अधिक वर्षा नहीं होती है, घास के मैदान है, सवाना घास मैदान के जैसे ही यहां पर घास के मैदान है। इसके अतिरिक्त अब भारत के अंदर कूनो के अतिरिक्त दूसरा राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य भी चुना जा रहा है जहां पर चीते रखे जाएंगे। वो है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के अंतर्गत फैला हुआ है। आप यहां पर देख सकते हैं, यह है गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो मध्य प्रदेश के इस भाग में है। ठीक है। और राजस्थान का भी यहां पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर वाला, और या फिर कह सकते हैं कि यहां पे जो कोटा वाला भाग है, कोटा है, वहां उसके आसपास का क्षेत्रों में यहां पर गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, उसमें अब दूसरा लक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है जहां पर लाकर चीतों को रखा जाएगा। देखिए, इन चीतों का प्रबंधन कौन कर रहा है? अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके सामने आए तो आप कहिए भारतीय वन्यजीव संस्थान और एनटीसीए यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो, यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है, ये दोनों मिलकर चीतों का संरक्षण करेंगे, वैज्ञानिक रूप से उनका देखरेख करेंगे। इनकी निगरानी के लिए एक रेडियो कॉलर लगाया जाता है इनके ऊपर, यानी यहां पर एक पट्टी बांधी जाती है, बेल्ट होता है, उसमें एक डिवाइस होती है, वो यंत्र इनकी लगातार स्थिति को बताता है, इनकी आवाजें हम तक पहुंचा सकता है कि कोई ये संकट में तो नहीं है, झगड़ तो नहीं रहे हैं, कर्राह तो नहीं रहे हैं किसी दर्द से, पीड़ा से, और इनकी यथास्थिति की वो इस समय कहां पर हैं, तो वो लोकेशन हमें पता चलती रहती है। कुछ लोगों ने इस पे सवाल भी उठाया कि ये जो रेडियो कॉलर लगाई जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ रेडियो कॉलर कैसी होती है। वो उनके गले में इस प्रकार की डिवाइस होती है। कहते हैं कि इसके कारण कुछ चीतों की मृत्यु भी हो गई, क्योंकि वो इसको अनकंफर्टेबल फील करते होंगे। लेकिन इनकी निगरानी, क्योंकि ये दूसरे स्थान पर आकर रह रहे हैं, तो निगरानी हर पल होना आवश्यक है। अब इनके पीछे पीछे भागा नहीं जा सकता, तो फिर इनकी स्थिति जानने के लिए इनके पास एक ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो हमें जानकारी प्रदान कर सके। ठीक है। तो अब चीता जब भारत में आ गया है तो एक और महत्वपूर्ण चीज हो गई है कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां पर 5 बड़ी बिल्ली प्रजातियां, यानी बिल्ली जो बिग कैट्स बोलते हैं, बड़ी बिल्लियां, यानी जो शेर होता है, चीता होता है, जो हिम तेंदुआ होता है, इसके अलावा बाघ होता है, ये सब। तो भारत के अंदर बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, ऐसी 5 बड़ी बिल्लियां, जो कि 7 या 8 होती हैं शायद टोटल, तो उनमें से 5 भारत के पास है। ऐसा विश्व का कोई अन्य देश नहीं है जिसके पास 5 बड़ी बिल्लियां एक साथ उपस्थित हों। ठीक है। तो ये अब देखिए, ये बोत्सवाना के विषय में थोड़ी सी चीज और देख सकते हैं हम, कि बोत्सवाना देश जो है वो एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध देश का अर्थ है जिसका महासागर से कोई संबंध नहीं है। अगर इसके पड़ोसी देखना चाहें बोत्सवाना के, तो बोत्सवाना का नामीबिया पड़ोसी है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं जिम्बाब्वे पड़ोसी है, और जाम्बिया भी इसका पड़ोसी है, और साउथ अफ्रीका भी इसका पड़ोसी देश है। इसके अतिरिक्त यहां पर कालाहारी मरुस्थल है, इसके दक्षिणी भाग में कालाहारी मरुस्थल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा बोत्सवाना के अंदर से गुजरती है, और कालाहारी मरुस्थल का विस्तार दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत भी है। यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेल्टा बना हुआ है। जनरली जो डेल्टा बनता है वो महासागर तटीय क्षेत्र में बनता है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे ओकावांगो जो नदी का डेल्टा है, वो डेल्टा बोत्सवाना में ही बना हुआ है। तो ऐसा डेल्टा किसी स्थल पर कैसे बन गया?
क्योंकि आगे शुष्क भूमि है, इस नदी का जल यहां पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाता है, किसी महासागर में नहीं पहुंचता क्योंकि आगे कालाहारी मरुस्थल है। तो इस वजह से यहां पर ये ओकावांका डेल्टा बना हुआ है, ओकावांगो डेल्टा। इस डेल्टा में एक और खास बात है कि यहां पर बहुत सारी दीमक के बड़े बड़े स्ट्रक्चर बने हुए हैं, संरचनाएं बनी हुई है। दीमक का बनाया गया एक स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखिए, आपने देखा होगा कुछ पेड़ों के आसपास दीमक जो है छोटी छोटी संरचनाएं बना देती है, लेकिन यहां तो बहुत ही बड़ी संरचनाएं बनी हुई है। ठीक है, तो ओकावांगा डेल्टा इस कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत बना हुआ डेल्टा है और ये बंद निकासी तंत्र है, यानी क्लोज्ड सिस्टम है। यहां पर ये जल किसी महासागर में प्रवेश नहीं करता। तो बोत्सवाना के विषय में भी कुछ यहां सेंटेंसेस दे रखे हैं और एक वाक्य आपसे एक प्रश्न आपसे पूछा गया है जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यह अफ्रीका के दक्षिणी भाग में स्थित एक स्थलरुद्ध देश है। बोत्सवाना के विषय में, ओकावांगो डेल्टा बोत्सवाना में स्थित है। यह डेल्टा हिंद महासागर में जल प्रवाहित करता है। आपको बताना है कितने वाक्य इसमें से ठीक है। अगला स्थान लेते हैं सऊदी अरब। देखिए, सऊदी अरब में तेलंगाना से गए हुए तीर्थ यात्री 45 तीर्थ यात्री बस दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी मृत्यु हो गई। हुआ कैसे? यह बस वहां पर ट्रेवल कर रही थी और तेल से भरे हुए एक टैंकर से टकरा गई। बहुत जबरदस्त विस्फोट हुआ और बस में आग लग गई और 45 तीर्थ यात्री वहीं पर जलकर अपनी जान गंवा बैठे। ये जो दुर्घटना हुई इसमें 20 महिलाएं थी और 11 बच्चे भी शामिल थे। ये आप देख सकते हैं, यहां पर ये बस है जो जली है और ये तेल का टैंकर है जो इससे टकराया था और जिसकी वजह से आग लग गई। बाकी तो यहां पर डेड बॉडीज हैं ही। अब अगर हम बात करें सऊदी अरब की भूगोल के परिप्रेक्ष्य से, तो सऊदी अरब इस प्रायद्वीप के ऊपर अवस्थित है। प्रायद्वीप वो भाग होता है जिसके 3 ओर जलीय क्षेत्र होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है ये अरब प्रायद्वीप, यानी अरेबियन पेनिनसुला, द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रायद्वीप के 3 ओर कौन कौन से जलीय भाग हैं तो आप देख सकते हैं, यहां फारस की खाड़ी है, पर्शियन गल्फ, यहां पर अरेबियन सी है, अरब सागर, और इधर है लाल सागर। लाल सागर इस एशिया के भाग यानी अरब प्रायद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करता है। अरब सागर तो फिल भारत की ओर है ही, और फारस की खाड़ी इसे ईरान से अलग करती है, जहां पर कि इस समय युद्ध विराम तो हुआ है लेकिन युद्ध जबरदस्त तरीके से चला। और यहां पर वो जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि, जो गल्फ ऑफ पर्शियन यानी पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान यानी ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। और यहां ईरान ने बहुत जबरदस्त जमावड़ा बना रखा है और किसी भी जहाज को निकलने से पहले चेतावनी देता है कि भैया अगर मुझे पैसे दिए हैं मेरे पक्ष का है तो निकल, नहीं तो बम फोड़े जाएंगे, यहां से आप निकल नहीं पाओगे। तो ये सऊदी अरब। इसके अतिरिक्त सऊदी अरब में बहुत सारे डेजर्ट हैं, मरुस्थल हैं, तेल यहां निकलता है, पीने के लिए पानी यहां नहीं है। कुछ मरुस्थलों की बात करें तो एक रूब अल खाली मरुस्थल है जो कि मुख्य रूप से सऊदी अरब के अंदर है, लेकिन इसका कुछ भाग ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात के अंदर भी है। इसके अतिरिक्त एक मरुस्थल यहां अल नाफूद भी है जो सऊदी अरब के उत्तरी भाग में अवस्थित है। ठीक है, बाकी यहां पर तेल के अलावा और कुछ खास है नहीं, कुछ रिसोर्सेज। ठीक है, सऊदी अरब से संबंधित भी एक प्रश्न आपके लिए है कि इसके तट लाल सागर और फारस की खाड़ी क्या दोनों से लगता है? बताना है आपको। यह पूरी तरीके से समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र यानी टेम्परेट क्लाइमेट के अंतर्गत आता है। टेम्परेट क्लाइमेट का अर्थ हुआ कि वो क्षेत्र जो कर्क रेखा से ध्रुवों की ओर है। तो आपको देखना है कि कर्क रेखा कहां से गुजरती है और क्या सऊदी अरब पूरी तरीके से शीतोष्ण जलवायु में है या फिर वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु में भी है। इसमें रूब अल खाली जैसे प्रमुख मरुस्थलीय क्षेत्र अवस्थित हैं। तो कौन कौन से सत्य कथन है, सही कथन है, वो आपको बताने हैं। चलिए चर्चा करते हैं ब्राजील के विषय में। ब्राजील ने कोप 30 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो जलवायु सम्मेलन होते हैं वो 30 नंबर वाला आयोजित किया और अमेज़न क्षेत्र में 10 नए आदिवासी यानी इंडिजिनस टेरिटरीज निर्माण किए इसने। यानी अमेज़न क्षेत्र में कहा कि ये लोग यहीं के निवासी हैं, मूलवासी हैं और इनके लिए ये क्षेत्र सुरक्षित है, ये उसने घोषणा की। यह कदम राष्ट्रपति जो लूला है वहां के, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त 11 क्षेत्रों के बाद उठाया गया। 11 क्षेत्र पहले से हैं
जिसका उद्देश्य ब्राजील के कानून के तहत आदिवासी संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा करनी है। यानी जो लोग प्रकृति के अंदर रहते हैं उनके अधिकारों की रक्षा करना भी आवश्यक है, क्योंकि उनके लिए हमारी शिक्षा, हमारे संसाधन, हमारी इकोनॉमी, ये सब मायने नहीं रखती। वो अभी भी प्रकृति से जुड़े हुए हैं और उनको वहां से विस्थापित करना किसी भी प्रकार से सही नहीं माना जा सकता। तो कोप 30 के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन, वहां पर विरोध प्रदर्शन भी हुए बहुत सारे, उन्हीं के बीच यह घोषणा हुई और आदिवासी नेताओं ने इसे अपने समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण जीत माना। यानी काफी सारे विरोध हो रहे थे वहां पर कि आप कोप सम्मेलन तो कर रहे हैं लेकिन हमारी रक्षा नहीं हो रही। लेकिन फिर जैसे ही ये घोषणाएं हुई तो आदिवासी नेता जो वहां के थे उन्होंने भी कहा कि चलिए हमारी बात सुन ली गई। अगर हम ब्राजील की बात करें अफ्रीका के अंदर, सॉरी माफ कीजिए, दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत, तो यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और केवल दो देशों को छोड़कर, यानी इक्वेडोर को छोड़ दें और चिली को छोड़ दें, तो दक्षिण अमेरिका के सभी देश ब्राजील के पड़ोसी हैं। फ्रेंच गुआना जो कि फ्रांस का भाग है, चलो इसको भी एक देश मान लेते हैं, तो एक यानी 10 देश ऐसे हैं जो इससे सीमा बनाते हैं फ्रेंच गुआना के साथ साथ, जो फ्रांस का भाग है, और दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते। यानी कुल मिलाकर 10 और 2 12 और ब्राजील 13 13 देश या उनकी टेरिटरीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर है। फ्रेंच गुआना, सूरीनाम गुआना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, यूरुग्वे और अर्जेंटीना, ये सब देश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ब्राजील के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, केवल दो देश हैं जो सीमा नहीं बनाते। दक्षिण अमेरिका में केवल दो ही देश हैं जो स्थल रुद्ध देश हैं, एक है बोलीविया और एक है पराग्वे। बाकी सभी देशों की समुद्र तट हैं, सभी देशों की जो सीमाएं वो समुद्र से लगती हैं। आइए ब्राजील के विषय में थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। ब्राजील विश्व का एकमात्र देश है जहां से होकर विषुवत रेखा और जहां से होकर कर्क रेखा दोनों गुजर, सॉरी मकर रेखा, तो मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों रेखाएं जिस देश से गुजरती हो, ऐसा विश्व में केवल एक ही देश है और वो है ब्राजील। इसके अतिरिक्त और कोई देश नहीं है जहां से ये दोनों रेखाएं एक साथ गुजरती हो। यानी इसका उत्तर दक्षिण विस्तार अच्छा खासा है। दूसरी बात आती है कि इसी ब्राजील के अंदर बहती है अमेजन रिवर, यानी विश्व की सबसे बड़ी नदी, लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अमेजन इसी के अंतर्गत बहती है। अमेजन नदी का उद्गम होता है पेरू देश से, यहां से माना जाता है पेरू देश से, एंडीज पर्वतमाला है यहां पर। ठीक है, पेरू और बोलीविया की सीमा पर एक लेक टिटिकाका फैली हुई है जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। इससे ज्यादा ऊंची झील जो कि पूरे वर्ष भर जिसका जल खुला हुआ रहे, जमता नहीं है, वो कहीं नहीं है, केवल टिटिकाका झील है। इसी के किनारे विश्व की सबसे ऊंचा राजधानी शहर बोलीविया का ला पाज भी है। ब्राजील की और चर्चा करें तो ब्राजील के दक्षिण में, यानी इस अमेजन नदी बेसिन के दक्षिण में ब्राजीलियन हाईलैंड है, ब्राजील उच्च भूमि है और यहां से लौह अयस्क का बहुत ज्यादा खनन होता है। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील ऐसे देश हैं जो विश्व में सबसे ज्यादा लौह अयस्क का खनन करते हैं। यहां पर कॉफी का पैदावार भी होता है और कॉफी का निर्यात होता है सेंटोस से, यानी सेंटोस को कहा जाता है कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का कॉफी बंदरगाह। ठीक है, और ब्राजील में यहां पर कैंपोस घास के मैदान है, जो कि उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की घास पाई जाती है, तो सवाना घास के मैदान भी यहां पर उपस्थित है। ब्राजील से संबंधित एक प्रश्न आपके लिए है कि अमेजन नदी ब्राजील में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, आपको बताना है। ब्राजील की सीमा चिली और इक्वेडोर को छोड़कर सभी दक्षिण अमेरिकी देशों से लगती है, बताना है आपको। ब्राजीलियन हाईलैंड अमेजन बेसिन के दक्षिण में उपस्थित है, यह भी आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर उत्तर दीजिए। अगला और अंतिम स्थान है निगालू रीफ। अब तक दर्ज की गई सबसे लंबी और सबसे तीव्र समुद्री हीट वेव, यानी अंडर वाटर हीट वेव, इसने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के निगालू रीफ, यानी ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में यह निगालू रीफ है। रीफ का मतलब होता है प्रवाल भित्ति। प्रवाल कोराल छोटे छोटे पोलिप्स होते हैं जिनके शरीर से कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है और कैल्शियम कार्बोनेट का खोल उनके ऊपर बन जाता है और वे चल नहीं सकते, उनके पैर नहीं होते, वो उसी स्थान पर रहते हैं जहां वो जन्म लेते हैं और अपने पूर्वजों के ऊपर बनते 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 वो एक पूरी कॉलोनी, पूरी श्रृंखला, पूरी दीवार, पूरी एक आइलैंड द्वीप जैसा बना देते हैं, तो उसे कहते हैं कोराल रीफ। तो निगालू रीफ के लगभग 70% हिस्से प्रभावित हुए हैं इस ज्यादा तापमान वाली
हीट वेव, अंडर वाटर हीट वेव के कारण। यहां पर 1500 किलोमीटर लंबी तटरेखा के साथ 30 से 90% तक कोराल के गंभीर ब्लीचिंग देखी गई है। यहां एक शब्द प्रयोग किया गया, कोराल ब्लीचिंग। कोराल ब्लीचिंग का अर्थ होता है प्रवाल विरंजन, यानी प्रवालों का रंग उड़ जाना। वैसे प्रवाल का स्वयं का कोई रंग नहीं होता, कोराल का रंग सफेद होना चाहिए क्योंकि वो चूना से बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से, लेकिन उनके ऊपर एक विशेष संबंध के अंतर्गत जूजेंथिली शैवाल चिपका हुआ रहता है। ठीक है, ये जूजेंथिली शैवाल ही उनको रंग प्रदान करता है। ये सहजीवी संबंध यानी सिम्बायोसिस संबंध में रहते हैं। शैवाल प्रवाल को खाना प्रदान करता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और प्रवाल शैवाल को स्थिरता प्रदान करता है क्योंकि प्रवाल स्थिर रहता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि ये एक सिम्बायोसिस यानी सहजीवी संबंध में रहते हैं। लेकिन अगर ये प्रवाल यानी ज्यादा गर्मी होने की वजह से ये शैवाल इस प्रवाल के ऊपर से निकल गया तो इसको आप कह सकते हैं भोजन नहीं मिलेगा और प्रवाल भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। प्रवाल की विशेषता यह है कि प्रवालों को महासागरों के वर्षावन कहा जाता है, यानी समुद्र के वर्षावन कहा जाता है, क्योंकि यहां पर अमेजोन वर्षावनों के जैसे या विषुवत-रेखीय उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के जैसे ही अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है। प्रवाल महासागरों के मुश्किल से 0.1% क्षेत्रफल पर निवास करते हैं महासागरों के, जबकि महासागरों की 25% प्रजातियां इन्हीं प्रवाल के आसपास प्राप्त होती हैं। तो ऐसे प्रवालों के पास अगर हम विरंजन देखते हैं, उनका रंग उड़ते हुए देखते हैं, तो वो एक खतरे की घंटी है। प्रवाल हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। प्रवाल तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, जैव विविधता के केंद्र होते हैं, और बहुत सारी औषधियां वगैरह भी इनसे हमें प्राप्त होती हैं। ठीक, तो यहां पर है पश्चिमी भाग में ये प्रवाल। प्रवाल कई प्रकार के होते हैं। शुरू में वो फ्रिंजिंग रीफ होते हैं जो किसी द्वीप के दोनों ओर से विकसित होना शुरू होते हैं। फिर ये पानी के ऊपर आ जाते हैं तो बैरियर बना देते हैं, विरोध पैदा कर देते हैं, किसी जहाज को यहां तक आने नहीं देंगे, और फिर धीरे धीरे और ज्यादा विकसित होते हैं। अगर द्वीप नीचे धंस गया तो वो लेगून बन जाता है, ये झील जैसी आकृति यहां पर बन जाती है। अब निगालू रीफ से संबंधित भी आपके लिए एक प्रश्न है यहां पर। यह एक तटीय यानी फ्रिंजिंग प्रवाल भित्ति है, फ्रिंजिंग है या नहीं आपको बताना है। यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास है, क्या यह सही है? यह समुद्री हीटवेव और कोराल ब्लीचिंग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। तो आपको बताना है कि ये कौन कौन से ठीक है उससे संबंधित, और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। अब सभी से संबंधित एक कॉमन प्रश्न है कि निगालू रीफ क्या तटीय प्रवाल भित्ति है? अंगोला क्या एक शीत धारा से प्रभावित रहता है? इथियोपिया क्या ब्लू नाइल नील नदी का उद्गम क्षेत्र यहां पर है? बोत्सवाना अंतः स्थलीय डेल्टा यहां कुछ बनता है क्या? आपको ये मिलान करके बताना है। प्लेसेस इन न्यूज की आज की इस कड़ी में इतना ही। मैं धर्मेंद्र चौधरी आपसे लेता हूं विदाई। अगली श्रृंखला में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।